नमस्कार, जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग मंत्रा पर। दोस्तों, एनसीईआरटी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। आपके एग्जाम के लिए किस तरीके से ये महत्वपूर्ण होगी, किस तरीके से आप एनसीईआरटी को तैयार करेंगे, तमाम सवालों पर बात करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। कुछ बिंदु हमने डिसाइड कर रखा है और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम लोग एनसीईआरटी को समझने का प्रयास करेंगे और इसके तैयार करने के तरीकों पर भी नजर डालेंगे कि किस तरीके से आप आसानी से अपनी एनसीईआरटी को तैयार करके अपनी तैयारी को एक नए लेवल तक ले जा सकते हैं। पहला पॉइंट हमारे सामने यही आता है कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है। तो आप जानते हैं कि जितने भी एग्जाम वर्तमान में आपके हो रहे हैं उन सभी सवालों को आप देखेंगे एक तरीके से तो ज्यादातर सवाल आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलता है। जितने भी एग्जाम आप देखते होंगे और खास करके अगर हम लोग बात करते हैं सीटेट की, खास करके अगर हम लोग सीटेट की बात करते हैं, इसके अलावा अगर हम लोग बीपीएससी टीआरई की बात करते हैं, इसके अलावा अगर हम लोग सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, तो ये सब ऐसे एग्जाम हैं जहां पर आपको सवाल सीधा सीधा एनसीईआरटी से पूछ लिया जाता है और यहां के सिलेबस में भी आपको ये बखूबी डिस्क्राइब किया होता है कि एनसीईआरटी के पैटर्न के आधार पर हमारे सवाल बनाए जाएंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए जरूरी क्यों है, तो इसको आप यहीं से समझ सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस है आपके जो कॉम्पिटिटिव लाइफ है, कॉम्पिटिटिव जर्नी आपकी है, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग सभी जो परीक्षाएं होती हैं, खास करके हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए यह काफी महत्वपूर्ण होता है और सवाल जो होते हैं वो आपके सीधे सीधे एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। सीटेट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और अगर आपने बीपीएससी टीआरई के एग्जाम को दिया होगा, टीआरई 2 को दिया होगा, टीआरई 3.0 को दिया होगा या फिर आप टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए दूसरे पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। तो एनसीईआरटी से आपको और कौन कौन से फायदे होने वाले हैं। तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि जटिल विषयों के बारे में आपकी एक गहरी समझ हो जाएगी। सामान्य तौर पर जिन विषयों को पढ़ने में हमें कठिनाई होती है, जिन विषयों को हम बहुत आसानी से नहीं समझ पाते हैं, उन सभी को बहुत तमाम प्रकार के आपको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। बहुत अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम्पल के जरिए उनको समझाने की कोशिश की जाती है ताकि आप बखूबी जितने भी कठिन विषय हैं उनको आप आसानी से समझ सकें। इसके अलावा अध्याय के अंत में जो दिए गए सवाल होते हैं वो भी आपके विषय की एक गहरी समझ विकसित करते हैं। उन सवालों को आप जरूर सॉल्व करिए जो आपके एनसीईआरटी के लास्ट में दिए होते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो। इन दोनों प्रकार के सवालों को आप जरूर सॉल्व करिए। फिर इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स जो दिए गए हैं वो सटीक और स्पष्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपको यहाँ पर फैक्ट भी मिलते हैं, यानी कि तथ्य भी आपको देखने को मिलते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में एनसीईआरटी किताबों से सीधे सवाल पूछे जाते हैं। इस बात को हम लोगों ने पहले ही पॉइंट में समझ लिया था। इसके बाद ज्यादातर बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम जो होता है वो एनसीईआरटी की किताबों से ही संबंधित होता है। एनसीईआरटी में दिए गए तथ्य जो होते हैं एग्जामिनेशन बोर्ड, ये इसको ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी मान्य होते हैं। जब भी किसी सवाल में किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है या उसको तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर साबित करने की जरूरत पड़ती है, तो आप सबूत के तौर पर किसको ले जाते हैं, एनसीईआरटी को ले जाते हैं। तो एनसीईआरटी के जो तथ्य होते हैं वो मानक होते हैं और इसी के आधार पर किसी भी एग्जाम के सवालों को सही या गलत ठहराया जाता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं।
अगला पॉइंट हमें है कि अक्सर आप लोगों की ये क्वेरी होती है कि हमें 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, या हमें 9 से लेकर 12 तक पढ़नी है, या 6 से लेकर 8 तक पढ़नी है। तो तमाम प्रकार के ये सवाल आपके मन में आते हैं। बहुत बेसिक से इस बात को जरा समझिए कि जब हम लोग 6 से 12 तक की बात करते हैं तो 6 to 12 की जब बात करेंगे तो यहां पर आपको सभी क्लास की, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने भूगोल की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया है और भूगोल की एनसीईआरटी जब आप पढ़ना शुरू करेंगे 6 से लेकर के 12 तक की आप पढ़ेंगे, अगर आपको बिल्कुल कुछ भी भूगोल के बारे में नहीं पता है, आपको यह भी नहीं पता है कि पृथ्वी किस तरीके से घूमती है, उसका रोटेशन क्या होता है, उसका रिवॉल्यूशन क्या होता है, अगर इतनी भी बेसिक जानकारी आपके पास नहीं है तो मेरा सुझाव है कि आप 6 से अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। और अगर आपको एटलीस्ट इतना पता है कि भूगोल क्या होता है या उसकी सामान्य बातें आप समझते हैं तो 6 से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, आप सीधे 9 से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो 6 से लेकर के 8 तक आप चीजों को पढ़ेंगे, इन्हीं का विस्तार आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो इन्हीं का विस्तार आप देखेंगे कहां पर, 9 से लेकर के जो 12 तक की किताबें आप पढ़ेंगे वहां पर इन्हीं सारे विषयों का, इन्हीं सारे चैप्टर्स का क्या रहेगा, तो विस्तार रहता है। सपोज आप मान लीजिए कि अगर पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्लास 8th में थोड़ा सा सामान्य बातें दी गई होंगी, इसके बाद 9th में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे तो उसका लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है। बात बस इतनी सी रहती है। तो सामान्य रूप में सियाल सीमा निफे आप अगर जानते हैं तो उसको 8 वाली किताब पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, फिर आप हाई क्लास में जा सकते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे तो 9 से 12 या फिर आपको 6 से 12 कहां से आपको पढ़ना है, ये आपको थोड़ा सा अपने पर विचार करना है और उसको अच्छे तरीके से समझना है कि हमें आखिर वास्तव में कहां से जरूरत है। थोड़ी बहुत अगर समझ है तो आप 9 से स्टार्ट करिए, और अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो 6 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत इसमें समय नहीं लगाना है, आपको टारगेट ये बना के रखना है, आपको ये टारगेट बना के रखना है कि अगर हम 6 क्लास की एनसीईआरटी हम लोग अगर भूगोल को स्टार्ट कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको कितना दिन देंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको आप 2 दिन देंगे, इससे ज्यादा का टाइम आपको नहीं देना है। एकदम भूखे शेर की तरह आपको इस पर टूटना है और अच्छे तरीके से तैयार करना है। पढ़ने का मतलब यहाँ पर यह है कि अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये आपने तैयार कर लिया है। चलिए अगले पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें तो ये एक प्रश्न आता है कि आखिर हमें एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी है, 1 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है, कितनी बार पढ़नी है। तो इसको आपको समझने के लिए आपके ऊपर यह भी बात डिपेंड करती है कि आप कितनी बार पढ़कर उसके सारे कॉन्सेप्ट को आप सीख पाते हैं। यहां पर एक समझ बनानी है विषय के प्रति, न सिर्फ आपको रीडिंग करनी है। ध्यान रखिए कि अगर आप सिर्फ रीडिंग करने को लेकर, अगर आपने सिर्फ रीडिंग कर लिया है और इसको आपने मान लिया कि हमने एनसीईआरटी खत्म कर दिया, तो ये गलत तरीका है। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब सिर्फ रीडिंग करना नहीं है, बल्कि आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है उस विषय के प्रति, अगर उस विषय के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, आपकी समझ नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि आपने एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले आपको समझ बनानी है हर एक विषय के प्रति और हर एक चैप्टर को। तो कितनी बार पढ़ना है ये कोई पैरामीटर नहीं आप लगा सकते हैं। ज्यादातर कोशिश ये करिए कि कम से कम आप 2 बार इसको जरूर पढ़िए। 2 बार पढ़ने से क्या होगा कि एक बार में जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ेंगे और सारी की सारी चीजें आपको याद भी होंगी, आपको समझ में भी आ जाएंगी। कुछ परसेंटेज आपको पहली बार में समझ आएगा और जब दोबारा आप पढ़ेंगे तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा इजाफा कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो पॉइंट आपको लगता है कि इसको हमें बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो साथ में आप इसको नोट्स भी बनाते चलिए।
साथ में आपके पास एक नोट्स होना चाहिए और इस नोट्स में से ज्यादातर कोशिश ये करनी है कि ये आपका एक की नोट्स होना चाहिए, बहुत डिटेल्स में नहीं बनाना है। नोट्स कभी भी आप बनाइए तो की नोट्स में बनाइए, शॉर्ट में बनाइए। यानी कि क्लास 6th की अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो आपका टोटल जो नोट्स हो ज्यादा से ज्यादा 10 पन्ने का नोट्स आपका होना चाहिए। इससे ज्यादा, इससे डिटेल्स में आपको नोट्स नहीं बनाना है। बात मेरी समझ में आ रही होगी आपको। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, किस किस एग्जाम में इसका लाभ मिलेगा। तो कोई भी आज के टाइम में भारत में होने वाला लगभग हर एक एग्जाम में एनसीईआरटी से ही सवाल आपको बनाए जाते हैं, या तो एनसीईआरटी पर बेस्ड होते हैं या फिर आपको एनसीईआरटी से सीधे बनाए जाते हैं। और यकीन मानिए कि जिस दिन आप एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे, खास करके अगर मैं जीएस को सेंटर में रख करके बात करूं कि जीएस में आपको कितना फायदा होने वाला है, तो अगर आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से जब आप पूरी क्लास 6 लेकर के 12 तक की सभी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, खास करके उन विषयों को जो विषय आपके जीएस से संबंधित हैं, तो आपको लगेगा कि अब इसके बाद हमें किसी भी सपोर्टिव बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना कंटेंट आपको एनसीईआरटी में दिया है कि अलग से आपको किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी कि आपको अलग से और भी किताब पढ़नी है। हालांकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड को अप करने के लिए आप सपोर्टिव बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं और मेरा जो अनुभव कहता है 40 से 50% तक की चीजें आपको एनसीईआरटी से ही मिल जाएंगी। खास करके अगर हम लोग भूगोल की बात कर रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इन सभी विषयों में आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल यहीं से मिल जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सिलेबस जो होगा वो आपका कवर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक लास्ट पॉइंट आपको आता है कि हम लोग एनसीईआरटी को सीधा सीधा पढ़ने से बचते हैं। वजह क्या होती है, ये काफी आपको बोरिंग लगता है। तो बोरिंग लगने की वजह से हम क्या करते हैं कि एनसीईआरटी पर आधारित जो मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं उसको ले आते हैं। तो बाजार में उपलब्ध जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो आपके लिए कारगर होंगी कि नहीं होंगी, तो मैं एक रियलिटी आपको बताऊं, या अगर आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी पर आधारित दोनों बातें आप जरा समझिएगा। एक एनसीईआरटी है, दूसरा एनसीईआरटी पर आधारित है, तो दोनों में डिफरेंस तो निश्चित रूप से होगा। तो कोशिश आपको ये करनी है कि जो एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक है, एनसीईआरटी की जो ओरिजिनल बुक है, आप उससे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा फायदा होगा। तो आपको मार्केट से जो गाइड मिल रही है एनसीईआरटी पर आधारित लिख दिया जाता है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होंगी कंपैरेटिव अगर देखेंगे एनसीईआरटी के। तो किताबों की अनुपलब्धता भी कभी कभी होती है, बाजार में नहीं उपलब्ध होती है। एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर हर एक क्लास की किताबें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी। अगर आप डिजिटली पढ़ना चाहते हैं तो डिजिटल तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हैं। तो ये तरीका आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो एनसीईआरटी की किताब आप सीधा लीजिए, उससे पढ़िए, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप किताब एनसीईआरटी पर आधारित किताबों से पढ़ रहे हैं तो उससे बेहतर है कि एनसीईआरटी की किताबों से ही आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से एक नए अंजाम तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। एनसीईआरटी की क्लास मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, हर एक बिंदुओं को आपको समझाऊंगा भी, साथ ही साथ वहां पर कुछ विजुअल्स भी दिखाऊंगा, चाहे फोटोग्राफ्स के जरिए होगा चाहे वीडियो की आवश्यकता होगी। तो इन दोनों तरीकों से हम आपको चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी से संबंधित जो भी आपके ऑब्जेक्टिव सवाल बनेंगे, खास करके सीटेड और बीपीएससी टीआरई 4.0 को ध्यान में रखते हुए, तो वहां से जो सवाल बनते हैं उसके आधार पर, उसके पैटर्न पर आधारित जो सवाल होंगे वो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग एक नए क्लास के साथ एनसीईआरटी की सीरीज में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।